आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य गुरु पर हार्दिक स्वागत है और मैं हाजिर हूं अनुपम कुमार लेकर केवीएस एनवीएस 2026 के अंदर मैथ्स में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का टॉपिक लेकर के। ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यहां बता रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री सबसे पहले ज्यामिति किसे कहते हैं? जितने भी आकार की बात होती है, जहां शेप्स की बात होती है, जहां एंगल की बात होती है, जहां लाइंस की बात होती है, वो सब क्या है? आपका ज्योमेट्री तो है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है, देखो जैसे कि आप बात करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, इसका मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, या भू आप कह सकते हैं। मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, यानी मापन करना। तो जो लाइंस है, एंगल्स है, लेंथ है, डिस्टेंस है, और जो कुछ भी आप जैसे मान लो कोई दीवारें खड़ी करती हैं तो आप देखते हैं भाई 90 डिग्री के एंगल पे बनना चाहिए, ये एक वर्गाकार रूम बनना चाहिए, एक आयताकार रूम बनना। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये भी एक तरह का आयताकार बोर्ड है। तो यानी ज्योमेट्री आपके हर जगह काम आती है, हर जगह यूज में आती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात कर लूं कि ज्योमेट्री जो है वास्तव में इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप ये कह सकते हैं गणित की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बिंदुओं, रेखाओं, कोनों, सतहों, ठोसों के मापन, गुणों और संबंधों से संबंधित है, ठीक है। और फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। अगर आपसे कभी ये सवाल आ जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो यू कैन से कि यूक्लिड जो है एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके मैं आपको ज्योमेट्री के वो सारे मूल मंत्र, वो सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं सिखाता हूं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री के जो सबसे बेसिक चीजें हैं ना, बेसिक पॉइंट्स हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ये पहला सेगमेंट है आपके इस टॉपिक, ठीक। तो लाइंस एंड एंगल्स के अंदर भी सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे आधार बिंदु है, जो सबसे बेसिक चीजें हैं, वो है आपका क्या? बिंदु, पॉइंट्स। पॉइंट्स किसे कहते हैं? देखो कुछ चीजें मैं यहां पर लिख दिया हूं ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो बिंदु किसे कहते हैं बस आपको समझना है, यानी कि ऐसा आकार जिसके पास ना तो कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। या इसको दूसरी तरीके से अगर कहा जाए तो वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? शून्य। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कल है जिनके पास कोई ना कोई तो त्रिज्या होती है। ये आपके पास सर्कल है, ये इसके पास एक कुछ ना कुछ त्रिज्या। अब इस त्रिज्या को आप कम करते चलो और कम करते चलो, कम करते चलो, कम करते चलो, कम करते चलो, और लास्ट में क्या हो गया? पॉइंट हो गया। जैसी त्रिज्या क्या हो गई आपकी? जीरो हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट की दो परिभाषा आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखते, अब बात आती है किसकी? तीन चीजें आप सीखेंगे, रेखा, रेखाखंड और किरण। तो रेखा की अगर बात करें तो वैसी सीधी लकीर जिसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लाइन है, अगर आप इसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। एक सीधी लकीर, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए जिसको हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और इसको दर्शाने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है, ए बी और दोनों तरफ तीर का निशान। ये नहीं है ना, ये ध्यान, ए बी के ऊपर दोनों तरफ तीर का निशान होगा तो वो क्या होगा? आपका लाइन होगा। रेखाखंड क्या? देखो नाम से पता चल रहा है खंड, खंड का मतलब क्या? तो टुकड़ा। तो किसका टुकड़ा भाई? रेखा का टुकड़ा। तो रेखा का टुकड़ा अगर आपको लेना है तो ये दोनों तरफ क्या होगा? इसका एंड पॉइंट होगा, ठीक है, दोनों तरफ एंड पॉइंट होगा, ये टुकड़ा है। और इसको दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए बी के ऊपर एक लकीर खींच दो और दोनों तरफ डॉट का निशान लगा दो, तो ये हो गया आपका रेखाखंड। तो रेखा अनंत तक जा रहा था, रेखाखंड उसी रेखा का एक टुकड़ा है। अब तीसरी बात अगर करें हम लोग तो तीसरा आता है किरण, ठीक है। अब किरण के अंदर क्या होता है? किरण में एक पॉइंट तो फिक्स है और इसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य की किरणें हैं आपके पास। अब ये सूर्य की किरणें कहाँ जाती है? अमेरिका भी जाती है, इंग्लैंड भी जाती है, भारत भी जाती है, राजस्थान भी जाता है, बिहार भी जाता है, हर जगहों पर जाता है, दुनिया के हर कोने कोने में जाता है। लेकिन इसका एक फिक्स पॉइंट है, कौन? सूरज, जहां से ये इसकी उत्पत्ति होती है।
तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक हमारा फिक्स पॉइंट होगा और एक को हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और बेसिकली इसका यूज कहाँ पर होता है, आपके फिजिक्स में होता है, जहां पर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं लाइट प्रकाश। तो इसको दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ए बी के ऊपर एक तीर का निशान लगा दो, एक ही तरफ तीर का निशान लगाना है और ये क्या कहलाएगा, आपका किरण कहलाएगा। तो तीनों की परिभाषा आप अच्छे से याद रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाले सवाल आपसे पूछ ले। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं। अब समानांतर रेखाएं किसे कहती हैं, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा अगर समान है तो वो समानांतर रेखाएं। जैसे आप कहते हो ना रेल की पटरी है, तो रेलवे ट्रैक जो होता है आपका बिल्कुल समानांतर का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वो कभी आपस में मिलती नहीं, और कभी आपस में मिल भी जाएगी तो सोच लो क्या होगा, पूरा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि सीधी रेखा, दो पैरेलल लाइंस जो होती है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। आई इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहते हैं। देखिए दो चीजें आप हमेशा याद रखेंगे, एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक संगामी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन संगामी रेखाएं क्या होती है, संगामी रेखाएं वो होती है जो एक ही पॉइंट से कई सारी रेखा पर दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स या संरेख बिंदु का। देख रहे हैं आप, एक ही लाइन पर 3 बिंदु है, 4 बिंदु है, 5 बिंदु, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं किसके, टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस। एक एक करके मैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात करूंगा आपसे, बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखना है और समझना है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स में मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं। ये स्टार्ट होता है कहां से, 0 डिग्री से, ये हो गए आपके 90 डिग्री, ये हो गए 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये आपका 360 डिग्री वापस से। यानी कहने का मतलब ये हुआ एक चक्कर लगाने में पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर होता है। तो यहां पर जो सबसे पहला चीज है वो ये है कि जीरो एंगल किससे कहते हैं, जीरो एंगल, या फिर आप इसको शून्य कोण भी कह सकते हैं, शून्य कोण। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, जब इस थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री, उससे क्या कहते हैं, शून्य कोण। बहुत सिंपल है, नाम ही है शून्य, तो मतलब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। अब हमारी गाड़ी जो है ना वो 0 से आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंचेगी, 90 तक पहुंचेगी, लेकिन 90 के ऊपर नहीं पहुंचना, 90 तक ठीक पहले। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, एक्यूट एंगल न्यून कोण। यहां पर थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, और 90 डिग्री से कम, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट, हमारी गाड़ी कहां तक पहुंची, 0 से स्टार्ट किया, 90 से पहले, अब हमारी गाड़ी कहां जाएगी, 90 के ऊपर। अब जब 90 के ऊपर जाएगी तो ये होगा समकोण, यानी कि राइट एंगल, राइट एंगल। जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका समकोण कहलाएगा। अब 90 डिग्री से गाड़ी हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ाते बढ़ाते कहां तक जाना है, 180 के पास जाना, लेकिन 180 के ऊपर नहीं जाना है। तो ये चौथा आपका कहलाएगा कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जहां पर थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम, ये हो गए आपके ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण। अब हमारी गाड़ी कहां पर जाएगी, 180 के पास जाएगी, 180 के ऊपर। ठीक है, तो पांचवा एंगल इसका क्या हो जाएगा,
ये होगा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, या फिर इसे हम लोग सरल कोण या रिजु कोण भी कहते हैं, सरल कोण या फिर रिजु कोण भी कहते हैं। यहां पर थीटा का मान एक्यूरेटली 180 डिग्री होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक रिजु कोण में कितने समकोण होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 2। ठीक है, अब इसके बाद हमारी गाड़ी कहां बढ़ेगी? 180 से आगे, और इस बार लंबी छलांग लगाते हुए कहां जाएगी? 360 के पास, ना कि 360 के ऊपर। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल या वृहद कोण। रिफ्लेक्स एंगल या फिर हिंदी में कहते हैं इसे वृहद कोण। जब थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक होगा, मोर देन 180 डिग्री, और 360 डिग्री से कम, और 360 डिग्री से कम, ये हो गए आपके रिफ्लेक्स एंगल, वृहद कोण। अब जो हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई थी 0 से, अब कहां पहुंच गई? वापस से 360 के ऊपर। जैसे 360 के ऊपर जाती है तो इसे कहा जाता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब जब थीटा का मान, या फिर इसको कंप्लीट एंगल भी आप कहते हैं, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, जब थीटा की वैल्यू 360 डिग्री हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये, को एक चक्कर जब आप लगाते हो, इतने सारे कोण होते हैं, 0 डिग्री, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल रेखा, रिफ्लेक्स एंगल, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो पूरा एक चक्कर लगा। ये जो कोणों के प्रकार थे ना, ये डिग्री के आधार पे थे। ठीक है, हो सकता है सवाल में आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहद कोण है, और 4 ऑप्शन दे दे। अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा 87 डिग्री, 193 डिग्री, 193 डिग्री, 179 डिग्री। ठीक है, और एक और ऑप्शन मान लो आप 103 डिग्री, सपोज दैट। ठीक है, और आपसे पूछे इनमें से कौन सा वृहद कोण है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 180 डिग्री से छोटा है। ये क्या है? ये हो सकता है क्या? ये है क्या? ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका वृहद कोण कहलाएगा। इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। तो ये थे कोणों के प्रकार। अब आगे बढ़ते। अब मैं बात करता हूं कुछ रेखाओं के आधार पर जो कोणों के प्रकार होते हैं, रेखाओं से संबंधित। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। अब ये लीनियर पेयर किससे कहते हैं? रैखिक युग्म। लीनियर पेयर में ध्यान ये देना है कि एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं वो सारे लीनियर पेयर कहलाते हैं या रैखिक युग्म कहलाते हैं। जितने भी कोण बनते हैं, सपोज दैट यहां पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये आपके पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और ये एंगल डी। यहां पर एंगल ए और एंगल बी, दो ही एंगल बन रहे हैं, सपोज दैट। अब यदि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये रैखिक युग्म हो, लीनियर पेयर होगा। यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अगर 180 डिग्री है तो ये भी रैखिक युग्म होगा। और ये एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? रैखिक युग्म होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक सीधी रेखा पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कहलाएगा। अब इस पर सवाल एग्जाम में कैसे आपसे पूछ सकते हैं? आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि सपोज दैट ये लाइन है और यहाँ पे हमने इस तरह से कुछ एंगल्स बनाए। एक लिखा 2x + 10 डिग्री, और एक तरफ है आपके पास 3x + 30 डिग्री, सपोज दैट। और आपसे पूछ लिया जाएगा x का मान बताओ, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे। 3x और 2x कितने हो गए? 5x + 40
इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब क्या होंगे, 180 डिग्री। यहां पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, 140, 40 माइनस करेंगे और बटा 5, तो 5 दूनी 10 और 8 पंचे 40, 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री। तो इस तरह से सवाल पूछेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा, आपको सिंपली दोनों क्या कर देना है, ऐड कर देना और आंसर बता देना है। आइए मूव करते हैं। ये कहानी थी किसकी, रैखिक युग्म थी। नेक्स्ट है इसके बाद शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, या इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण में जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हो, जैसे कि आपने प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में देखा था, ठीक है, तो वैसे सेम टू सेम यहां भी है कि अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो ये वाला एंगल और ये एंगल, एंगल ए और एंगल बी, इधर एंगल सी और इधर एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। कभी भी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हो तो ये वाला कंडीशन फॉलो होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। सपोज दैट एक सवाल है आपके सामने, ये ए बी सी डी और ई है, यहां पर 0 है, इस एंगल का वैल्यू आपसे पूछा है, ये एंगल दे रखा है 32 डिग्री, ठीक है, जहां पर OC एंगल, OC एंगल BOD का समद्विभाजक है, समद्विभाजक नहीं बाइसेक्टर, समद्विभाजक, समद्विभाजक। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना है। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर ये 32 डिग्री है तो ये वाला भी 32 डिग्री होगा, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 64, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये एक सीधी रेखा हो गई और ये दोनों 64 है, तो x की वैल्यू क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और इसका आंसर कितना हो गया, 116 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू। अगर इसी सवाल में आपसे y का मान पूछ लिया होता तो y की वैल्यू भी कितनी होती, y की वैल्यू भी 116 डिग्री होती, ठीक है। अगर आपसे इसका मान पूछ लिया होता z का, तो z की वैल्यू कितनी होती, इन दोनों एंगल के बराबर होता, 32 और 32 कितने डिग्री, 64 डिग्री। किसकी वजह से, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहला था आपका रैखिक युग्म, दूसरा आपका कौन है, शीर्षाभिमुख। तीसरा है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। थर्ड नंबर एकांतर, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। यहां पर अल्टरनेट एंगल्स में ये दो तरह के, एक होता है आपका अंत एकांतर कोण और एक होता है आपका बाह्य एकांतर कोण। अंत एकांतर और बाह्य एकांतर। तो अंत एकांतर के अंदर यदि दो पैरेलल लाइंस है आपके पास और एक तिर्यक रेखा, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन या फिर तिर्यक रेखा, या फिर तिर्यक रेखा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ई एफ जी और एच,
अंतः के केस में, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के केस में अंदर वाला जो होगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल E होगा और एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। ये अंतः के केस में। तो बाह्य के केस में क्या होगा, बाहर वाला। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स में ये हमेशा एक जेड का फॉर्मेशन करता है। यहां पर ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बाह्य एकांतर की अगर बात की जाए तो डी एच के बराबर होगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, ये हमारा क्या हो गया, एकांतर। एकांतर में दो है, अंदर वाला अंतः सी और ए और बाहर वाला बाह्य। ठीक है, इसी तरह से सी का एक भाई बंधु है संगत कोण। चौथे में आप देखिए संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण के अंदर आपको एक ही तरफ एक बाहर का और एक अंदर का एंगल लेना है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एच। फिर इस तरफ चलेंगे तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी होगा। ये याद रख लेना संगत कोण। इसके बाद संगत कोण के बाद जब समानांतर रेखा के और ये जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा एक ही तरफ अंदर का कोण और एक ही तरफ दोनों अंदर का कोण, यानी एंगल, ये पांचवा पॉइंट्स याद रखेंगे इसमें, एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा और एंगल सी प्लस एंगल एफ भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये पांचवा पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट खास है। अब इसमें एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि अगर ये अंदर वाले ये दो एंगल का समद्विभाजक यानी इस एंगल को बांटने वाला और नीचे में इस एंगल को बांटने वाला किसी बिंदु पर मिलता है तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कभी भी आपके एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप सीधा सीधा इसका आंसर बता देंगे 90 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो एंगल से संबंधित थे। ठीक है, अब रही बात दो और एंगल हैं, संपूरक कोण और पूरक कोण। अब दो चीजें आप सीखेंगे यहां पर। एक तो होता है आपका पूरक कोण जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। संपूरक के केस में क्या होगा, संपूरक के केस में एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं लाइंस एंड एंगल्स जो आपने सीखा। ठीक है, अब इस पर कुछ सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हो सकता है वो पूछ ले। वैसे कुछ एक दो सवाल को मैं प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवा दूं, फिर मैं एक सेशन लेकर के आऊंगा जहां पर सिर्फ सवाल ही सवाल है। और वैसे शाम को डेली 7 बजे लाइव की क्लास चलती है, तो आप वहां पर भी क्वेश्चंस देख सकते हैं ज्योमेट्री के, जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए और आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आप इस एग्जाम्पल को समझने एक बार प्रयास करेंगे और जवाब देने का कोशिश करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर
एक एंगल है आपके पास 110 डिग्री, ये एंगल है आपके पास 120 डिग्री, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इस x का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल। किसके पैरेलल भाई? ये L है और ये M है, ये दोनों पैरेलल है आपस में, L पैरेलल टू M है, और आपको बताना है x की वैल्यू। तो इसके इसमें इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये दोनों, इसके ये दोनों समानांतर, ये दोनों समानांतर, ठीक है। तो यहाँ पर 110 अगर ये है, ये होगा 70 डिग्री, क्योंकि समानांतर तिर्यक रेखा एक ही तरफ, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर अगर 120 डिग्री है तो ये होगा 60 डिग्री। अब आप देखिए, एक सीधी रेखा पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। तो 70 प्लस x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू हो गई 70 और 60 130, 130 में घटा देंगे 50 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स। अगर ये L पैरेलल टू M है, ये आपके पास 40 डिग्री है और ये आपके पास 50 डिग्री, ठीक है, और आपसे इस x का मान पूछे। आपसे ये x भी पूछ सकते हैं, आपसे इस y का भी मान पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसका भी पूछेगा आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो कभी भी अगर x का मान पूछे तो सिंपली आप x की वैल्यू 40 प्लस 50 बराबर 90 डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक बीच से रेखा ड्रॉ करते हैं, ये लाइन इसकी भी पैरेलल, ये लाइन इसकी भी पैरेलल, अगर ये 40 है इट मींस ये वाला हाफ पार्ट क्या होगा? 40 डिग्री, और जो नेक्स्ट ये वाला पार्ट है ये क्या होगा? 50 डिग्री। किसकी वजह से होगा ये 50 डिग्री? एकांतर कोण की वजह से। तो 40 और 50 कितने हो गए? 90। तो सिंपली कभी भी ये बाहर वाला अगर पूछे तो दोनों कोणों का आपको जोड़ देना है। और अगर y की वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो y की वैल्यू, x का तो आपने निकाली 90 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर देंगे, दैट इज 270 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये 40 था तो ये वाला हाफ पार्ट कितना होगा? 140 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 50 है तो ये हाफ पार्ट होगा 130 डिग्री, ठीक है। 140 और 130 की वैल्यू कितनी आ गई? 270। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते, एक और एग्जांपल्स लेते हैं। ये सारे डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री, इसकी वैल्यू है 140 डिग्री, और आपसे पूछेगा इस बाहर वाले का मान क्या, ठीक है। आपसे पूछ सकता है ये अंदर वाले का मान क्या होगा। अगर बाहर वाले का पूछता है तो आपको सिंपली x इज इक्वल टू क्या कर देना है? 120 डिग्री प्लस 140 डिग्री, यानी कि 260 डिग्री। और y का मान अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे? 360 डिग्री में से 260 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। इस तरीके से। चलिए अब हम लोग सीखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स की। तो बात हमने कर ली, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत खास था। अब बारी है किसकी? बहुभुज की, पॉलीगन की। पॉलीगन, बहुभुज, इसके दो चार पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए खास है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उनमें से सबसे पहले समझते हैं बहुभुज होता क्या। वैसी बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी है। अगर आप 2 भुजा लेते हैं और इससे बंद आकृति बनाना चाहते हैं तो कभी नहीं बनेगा। तो बंद आकृति बनाने के लिए, क्लोज फिगर बनाने के लिए आपको एक और साइड की आवश्यकता है। तो मिनिमम 3 साइड तो चाहिए किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए।
तो यहां पर याद रखना है कि तीन भुजाओं से मिलकर जो बंद आकृति बनती है उसे बहुभुज कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो मैं इसको दो भागों में बांटूंगा, डिग्री के आधार पर, एंगल्स के आधार पर, ठीक है। फिर भुजाओं के आधार पर तो आपके कई सारे होते हैं, जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और दसभुज। दसभुज का मतलब जिसके पास कितनी भुजाएं हो, 10 भुजाएं, उससे क्या कहते हैं, दसभुज कहते हैं। तो यहां पर पॉलीगन के केस में एक चीज आपको समझना है कि ये दो तरह से होते हैं। एक उत्तल बहुभुज कहा जाता है, उत्तल बहुभुज, या फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन। दूसरा है अवतल बहुभुज। जिस तरह से आप फिजिक्स में उत्तल और अवतल लेंस पढ़े हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन, इसको कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस ये है, इसके सभी कोण, सभी एंगल, जितने भी कोण हैं वो सारे 180 डिग्री से कम होगा। सभी कोण 180 डिग्री से कम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, आप एक स्क्वायर बनाते हैं, आप एक हेक्सागन बनाते हैं, ये जितनी भी आकृति आप देखते हैं, ये एक हेक्टागन ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है, ये सेप्टागन हो गए, ठीक। इस तरह से जितनी भी आप बंद आकृति बनाते हैं, इन सब का जो प्रत्येक एंगल है अंदर वाला, ये सब क्या है, 180 डिग्री से कम। आप कहेंगे सर ऐसे बना ले, इस तरह से बना सकते हैं। हाँ, ये 180 डिग्री से कम ही, ये भी, इसको आप कितना ले सकते हैं, 130 डिग्री आप कह सकते हैं। तो जितनी भी बंद आकृति 180 डिग्री से कम वाले बनते हैं, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। इसका उल्टा क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया आपका अवतल बहुभुज यानी कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव के केस में इसका कम से कम एक एंगल, कम से कम एटलीस्ट, कम से कम एक एंगल या एक कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो, उसे क्या कहा जाता है, अवतल बहुभुज कहा जाता है। यानी कि अगर आप इसके डायग्राम को देखते हैं तो इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से हो। देखिए, अब ये एंगल क्या लग रहा है देख करके, ये एंगल 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 180 डिग्री तो यहीं तक बन रहा था और ये थोड़ा सा आगे निकल गया, 180 डिग्री से अधिक है ये। ऐसे आप बहुत सारे इस तरह के फिगर बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी देखेंगे आप, ठीक है, तो यहां पर ये एंगल 180 डिग्री से अधिक है, ये भी 180 डिग्री से अधिक है। तो कहने का मतलब ये है कि अवतल बहुभुज के केस में कम से कम एक एंगल हो, और अधिक से अधिक आप कितने भी एंगल आप ले सकते हैं, जिसका मान 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अवतल बहुभुज। ये तो डिग्री के आधार पर मैंने आपको सिखाया। अब इस पर एग्जाम में क्या सवाल आते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन या समबहुभुज, इसको समबहुभुज कहते हैं। अब जो चीजें मैं बता रहा हूं, ज्यादातर जो चीजें पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, वो ऑलमोस्ट 90% केसेस में वो किस पर पूछी जाती है, समबहुभुज पर पूछी जाती है। अब समबहुभुज किसे कहते हैं, वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक भुजा समान, जिसके प्रत्येक भुजा समान, प्रत्येक भुजा समान। जैसे कि अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। अगर आप कोई चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा अगर समान हो, ये क्या कहलाता है, आपका वर्ग कहलाता है। ऐसे ही पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, सब में
अगर भुजाएं समान हो तो वो कौन सा बहुभुज कहलाएगा, वो समबहुभुज का ही प्रकार हो। तो अब समबहुभुज के अंदर सबसे पहला चीज जो आपसे पूछा जाता है अक्सर, वो ये पूछा जाता है कि बाह्य कोण आप कैसे निकालेंगे। बाह्य कोण निकालने का हमारा तरीका क्या हो, एक्सटीरियर एंगल। किसी भी बहुभुज में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे कि ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। इसको बढ़ाएंगे, ये एक्सटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल है, ये बाहर वाला क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है 360 डिग्री अपॉन एन, 360 डिग्री बटा। यदि त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 है, यहां पर बाह्य एंगल एक्सटीरियर एंगल थीटा से दिखा रहे, क्या करेंगे 360 डिग्री अपॉन 3 यानी 120 डिग्री। बात हो रही है किसकी, ये किसकी बात हो रही है, फॉर्मूला कब लगा रहे, जब हमारे पास क्या हो, समबहुभुज। त्रिभुज के केस में, यानी अगर भुजाओं की संख्या 3 है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यदि भुजाओं की संख्या 4 हो, यानी कि वर्ग है आपके पास, तो यहां पर बाह्य कोण थीटा जो होगा वो 360 डिग्री अपॉन 4 होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो किसी भी वर्ग का बाह्य कोण 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही अगर भुजाओं की संख्या 10 है, 10 भुज है, जिनके पास 10 भुजाएं हैं, तो उस केस में जो बाह्य कोण होगा वो 360 डिग्री अपॉन 10 दैट इज 36 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप बाह्य कोण निकाल सकते। दूसरा पॉइंट, बाह्य कोण प्लस बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर हो। ये भी एक पॉइंट है जिसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल है, ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल से, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अभी अभी आपने सीखा है रैखिक व्यू में। ठीक है, तो यहां पर बाह्य कोण बराबर अंतःकोण। तो अगर अंतःकोण निकाला जाए, अंतःकोण इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि अंतःकोण क्या होगा तो 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। या इसका एक और फॉर्मूला होता है अंतःकोण निकालने का। ये पहला बाह्य कोण था, ये दूसरा आप अंतःकोण सीख रहे हैं। इसका एक और फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन। तो अंतःकोण निकालने के ये दो कॉन्सेप्ट्स आप याद रखेंगे, आइदर 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण या फिर n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। कुछ एग्जांपल्स इसको समझते हैं। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और अंतःकोण निकालना है, इंटीरियर एंगल्स निकालना, अंतःकोण, यहां पर 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जहां पर 360 डिग्री बटा 4 यानी 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास भुजा क्या हो, 4 यानी वर्ग हो, तो वर्ग की प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे ही n इज इक्वल टू 8 है, तो यहां से अंतःकोण निकाला जा सकता है 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 8। यहां पर 6 आएगा, 8 माइनस 2 6, 18 छके 108, 1080 अपॉन 8। तो ये आ गए 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 2 28, 8 3 24, 8 पंचे 40, 135 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर
135 डिग्री। एक अप्रोच तो ये, दूसरा अप्रोच ये भी है ना, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर भुजाओं की संख्या 8 है तो आप सबसे पहले, सॉरी ये अंतःकोण है, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर एंगल निकालना आई से, एक्सटीरियर एंगल पहले आप निकाल लेते 360 डिग्री -8 करके, यहां से 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, 45 डिग्री आता बाह्य कोण। अंतःकोण आपको निकालना है तो 180 डिग्री -45 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री, इसका आंसर आ गया। दो फॉर्मूला तो ये हो गया। इसका तीसरा जो फॉर्मूला है, एक आपने बाह्य कोण देखा, एक अंतःकोण देखा, अब आप देखेंगे अंतःकोणों का योग। नेक्स्ट है आपके पास अंतःकोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहां पर अंतःकोणों के योग में अगर टोटल निकालना है अंतःकोणों का योग, इसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद कर लें, n-2 इंटू 180, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीके। और कभी आप भूल भी जाए, कभी कोई दिक्कत भी हो जाए इसमें, तो आपको ना एक याद है ट्रायंगल का कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, तो वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रायंगल के केस में निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये हो गए 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर भुजाओं की संख्या 3 है, अगर भुजाओं की संख्या 6 होती है, षटभुज के बारे में अगर पूछा जाए तो षटभुज के केस में अगर आपको सभी अंतःकोणों का योग निकालना है तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, तो 4 हो गया, 18 चौके 72 यानी 720 डिग्री इसका सही आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भुजाओं की संख्या अगर 10 है तो आप बताइए कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये आ गया 8 18 18 144 144 और 0 यानी 1440 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो सभी अंतःकोणों का योग भी आपने सीख लिया। आइए आगे बढ़ते अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एक और बचा हुआ इसमें, वो है आपका क्या, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स। विकर्णों की संख्या, इसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको निकालना है n इंटू n-3/2। अभी विकर्ण क्या होता है, सपोज दैट कि अगर आपके पास एक वर्ग है तो वर्ग में 2 विकर्ण दिख रहे हैं, 1 और 2। ऐसे अगर आपके पास एक हेक्सागन है तो हेक्सागन में कितने विकर्ण होंगे, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप कहेंगे सर क्यों ना इसको पहले एक बार ड्रॉ करके दिखा दो। देखो भाई, एक विकर्ण ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3, 3 के बाद 4 5 6, उसके बाद 7, फिर ये 8 और ये 9, इसमें कितने विकर्ण आ गए, टोटल 9 विकर्ण आ गए। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर n की मान 3 है, यानी त्रिभुज में क्या कोई विकर्ण होता है क्या, आप देखिए यहाँ पे अगर 3 यहाँ रखेंगे, 3 - 3 0, कोई विकर्ण नहीं होता, डायगोनल 0। अगर आपके पास चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में आप यहाँ पर विकर्णों की संख्या निकालेंगे तो 4 इंटू 4 - 3 दैट इज 1/2 करेंगे, ये 2 आएगा। अगर n इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 5 इंटू 5 - 3 करने पर 2 आएगा, अपॉन में 2, 2 से 2 कट गए, 5 आ गया। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 6 है, षटभुज है, तो यहां से नंबर ऑफ डायगोनल विकर्णों की संख्या 6 इंटू 6 - 3 करने पर 3 और बटा 2, 2 से काट देंगे 3 बार में, 3 तिहाई 9। अब देखो यहाँ पे हमने भी कितने निकाले थे, 3 विकर्ण निकाले थे। तो ये कहानी थी किसकी, बहुभुज की थी। बहुभुज के अंदर आप इतने सारे
पॉइंट्स याद रखें। सारे 4 फॉर्मूले मैंने कराए हैं, तो चारों के चारों फॉर्मूले जो है ये आपके लिए खास है, इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में कोई सवाल आएगा इन्हीं 4 में से आएगा, 4 से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, ट्रायंगल की। ये खास है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल, त्रिभुज। अब ट्रायंगल के केस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले तो मैं बताता हूं कि ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिर कुछ जैसे इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, जैसे सर्वांग समता है, समरूपता है, त्रिभुजों का केंद्र है, इन सब पर भी क्या क्या सवाल आ सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद कुछ सवाल है वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है ट्रायंगल वाला, ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखना भाई। तो सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि ट्रायंगल होता क्या है। तो 3 भुजाओं से मिलकर जो चीजें बनती हैं, जो आकार बनता है, उसके आप लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और त्रिभुज जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने जीवन से भी जोड़ोगे ना, तो त्रिभुज में एक आधार होता है और एक पीक होता है, पॉइंट होता है ऊपर में। तो अगर आपके जीवन का बेस मजबूत है, अगर आपका आधार मजबूत है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, त्रिभुज हमें यह भी सिखाता है कि हमारा मकसद जो है ना, बिल्कुल पॉइंटेड होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। आप देखो त्रिभुज में लास्ट में ऊपर में एक पॉइंट है, यानी हमारा एम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए और एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, तो फिर वो क्या चीजें भटक जाती है। तो यहाँ पर हमें जीवन के जो महत्व है ना, वो भी सिखाता है। कौन? त्रिभुज सिखाता है। ठीक है, और कई सारे आप जब आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड को, अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी आप पाएंगे कि उनके जो लोगोज होते हैं ना, उस लोगो में भी त्रिभुज कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि त्रिभुज एक शगुन के तौर पे भी देखा जाता है। ठीक है, शुभ माना जाता है इसको, त्रिभुज को। और दूसरी चीज ये है कि अगर त्रिभुज से आपके एग्जाम में सवाल आ जाए, तो वहां पर भी अगर आपने सही सही कर दिया, तो वहां पे भी आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे। ठीक है, और त्रिभुज जो है, ये तो पॉजिटिव सेंस हो गया, कई बार जो है त्रिभुज जो है नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है। कई सारे टोटके वगैरह भी किए जाते हैं, जैसे तिराहे वगैरह पे, जहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होता है। अगर आप डेंजर की बात करें, डेंजर का जो सिंबल होता है वो भी एक ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। तो कई सारे यूजेस हैं इसके, बट फिलहाल हमें तो पढ़ना है मैथ्स के अंदर, जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं, तो भुजाएं तो 3 है इसकी, इनके पास साइड 3 है, इनके पास एंगल भी 3 है, साइड 3, एंगल भी 3 है। इसके बाद वर्टेक्स, यानी शीर्ष जिसे आप कहते हैं, वर्टेक्स भी 3 है। ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, ये होते हैं 180 डिग्री। एक त्रिभुज के सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोण, या आप ऐसे कहें कि सभी बाह्य कोनों का योग, सभी बाह्य कोनों का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सभी बाह्य कोनों का योग 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, ये त्रिभुज आखिर बनते कैसे, त्रिभुज बनने के क्या कारण है, या कौन सा कंडीशन। अगर ये ट्रायंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला कंडीशन वो ये है कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग
हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए ए बी और सी, ठीक, अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो दो भुजाओं का सम जो है ए प्लस बी हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। एक कंडीशन तो ये, और दूसरा कंडीशन ये है कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा जो है सी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अंतर सी से हमेशा छोटा होगा और योग हमेशा सी से बड़ा होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप ये याद रखेंगे कि इसका जो बाह्य कोण होता है, ये जो बाहर वाला एंगल होता है, इसको नाम देते हैं ए बी और ये आपका सी। एंगल एक्स हमेशा एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। बाह्य कोण हमेशा दो अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है। यदि मैं कहूं कि अगर ये 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा एंगल 25 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। एंगल ए सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा कौन होगा? 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने एंगल बी है, ये छोटा होगा। और सबसे छोटा कौन होगा? उससे सबसे छोटा एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर के सामने कौन है? एंगल सी है। तो ये वाला सीक्वेंस आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है अगर दो साइड बराबर है, सपोज ए बी और ए सी बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। ए बी और ए सी के सामने वाला एंगल कौन है? एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों भी क्या होगा? आपका बराबर होगा। तो सामने वाले दो बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण भी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। आइए आगे देखते हैं। अब मैं यहां पर बताता हूं आपको कि त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के, त्रिभुज के। तो अगर बात करें भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है कोणों के आधार, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो सबसे पहला जो त्रिभुज है भुजाओं के आधार पर, वो है आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, या इसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड्स क्या होते हैं? अलग अलग। अगर एक त्रिभुज है आपके पास, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी होता है। इसके बाद दूसरा जो त्रिभुज है विषम बाहु के बाद, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज के केस में इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल अंग्रेजी में। यहां पर दो भुजाएं समान होती है, ठीक है। दो भुजाएं समान, किसी को भी आप ले लें, ए बी इज इक्वल टू ए सी ले सकते हैं, या फिर आप बी सी इज इक्वल टू ए सी ले सकते हैं, या फिर आप ए बी इज इक्वल टू बी सी आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो भुजा अगर बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु कहलाएगा। और समद्विबाहु के केस में एक बात हमेशा याद रखना है कि भाई दो भुजाएं अगर बराबर है तो दो एंगल भी सेम होगा। तो इस केस में ए बी और ए सी, अगर ए बी ए सी बराबर है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी निकल करके आएगा। बी सी और ए सी अगर बराबर है तो ए और बी इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और अगर ए बी और बी सी बराबर है तो ए और सी, एंगल ए और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। समद्विबाहु के केस में याद रखना। तीसरा जो टाइप होता है इसका वो है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसको आप लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, सेम हो। इट मींस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। और यहां पर ध्यान ये देना है कि जब तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और ये किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज थे। अब बात करते हैं किसकी, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी तीन टाइप के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसमें प्रत्येक एंगल, हर एंगल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो तीनों एंगल यहां पर क्या है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। इसके बाद दूसरा है अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, या फिर इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में ध्यान ये रखना है कि इसका कम से कम एक एंगल, मिनिमम एक ही एंगल होगा वैसे तो, कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री से अधिक का मतलब कुछ इस प्रकार से, ये आपका 120 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, 120, 30, 150, ये भी 30 डिग्री आप कह लीजिए। तो यहाँ पर अधिक कोण का मतलब हुआ कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से अधिक होगा। एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री से अधिक, ये था अधिक कोण। इसके बाद लास्ट बचता है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज को आप देखिए, तीसरा जो टाइप है वो है आपका समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। जिसमें एक एंगल, कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री का होना अनिवार्य है, आप सब जानते ही होंगे इसमें, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी। और हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इसे कर्ण कहते हैं, और ये सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूस जो है वो क्या होता है, सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब ये तो हो गए 6 टाइप के ट्रायंगल, राइट। अब इस 6 टाइप के ट्रायंगल के बाद बात करें, एक ऐसा ट्रायंगल तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले
जिसका नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया जिसका एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही हो, एक एंगल 90 डिग्री, ए बी और सी, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, और कह रहा है कि दो साइड बराबर होना चाहिए तभी तो ये आइसोसेलेस समद्विबाहु होगा। अब 90 डिग्री सामने तो करने भाई साहब, ये तो बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो किसको बराबर कर सकते, ए बी और बी सी को, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी लेना अनिवार्य है। अगर आप ए बी और बी सी इक्वल लेते तो फिर आप ये भी कह सकते कि सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बराबर 45 डिग्री होगा, क्योंकि भाई साहब ये 90 है तो ये कितने हो गए 45। तो ये हो गए आपके पास समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के ये तीनों कंडीशंस हो गए। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज के प्रकार। अब आइए बात करते हैं इसके आगे आपको क्या क्या चीज सीखनी है। इसके आगे मैं आपको अगले सेशन में बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता जिसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, फिर समरूपता, फिर उसके बाद सर्वांग समता के बाद समरूपता, फिर केंद्र, त्रिभुज का केंद्र, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इसके और है, बेसिक थ्योरम्स आप कह सकते हैं, थ्योरम्स, ये आपको सीखनी है। चार चीजें मैं आपको और बताने वाला हूँ अगले सेशन में, तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।